नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उसको डिक्टेशन को लिखकर 5 मिनट के 10 मिनट के लिए पढ़कर उसको ट्रांसक्राइब करिएगा और ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के बताइए कितनी मिस्टेक आ रही है। और मैं बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। हमारे देश में बाल अधिकार की समस्या अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। बालक देश का भावी नागरिक और कर्णधार अवश्य है। चूँकि वह वर्तमान में मतदाता नहीं है, इसलिए उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में कारगर कदम ही उठाए जाते हैं। जिस देश में लाखों बालक बालिकाओं को जन्म स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य सुविधा नसीब नहीं हो पाती है, तो फिर वहाँ कहाँ से उनके अधिकारों के बारे में चर्चा आरंभ की जाएगी। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश के आधे से अधिक बच्चे तो जन्म के बाद पखवाड़े के अंदर ही अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। लेकिन विषम परिस्थिति में जन्म लेकर जो बच्चे कुदरती मौत के मुंह से बच जाते हैं, उनका शिशुकाल बहुत दयनीय स्थिति में गुजरता है। अनेक बच्चे कुपोषण के कारण बचपन से शारीरिक कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनका समय पर विकास नहीं हो पाता। हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे बालक स्वस्थ और सक्षम समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। चूँकि ये बच्चे विधानसभा लोकसभा के होने वाले चुनाव में मतदाता नहीं होते, इसलिए कोई भी सरकार और राजनीतिक पार्टी उनके अधिकार और उनकी समस्या पर उतना ध्यान नहीं देती जितना दिया जाना चाहिए। परिणाम यह हो जाता है कि देश के भावी निर्माताओं का वर्तमान कतिपय समाजसेवी संस्था के सहयोग पर निर्भर होकर रह गया है। जहाँ तक उनके अधिकारों का प्रश्न है, आज देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनमें बच्चों के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षण की कोई सुविधा मुहैया नहीं है। उनको दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायता का अनेक जगह पर उपयोग नहीं हो रहा है। परिवार की आर्थिक विपन्नता के कारण बहुत से बच्चे स्कूल की सूरत नहीं देख पाते और कई बच्चे तो सत्र के बीच में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या पर विचार तो कई बार हुआ, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका। इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। बाल श्रमिकों का शोषण अर्थात अत्यल्प वेतन पर अत्यधिक काम लिया जाना देश के प्रत्येक क्षेत्र की ऐसी ज्वलंत समस्या रही है जिस पर बार बार विचार तो होता है, लेकिन फिर भी समस्या यथावत बनी हुई है। इनके क्या कारण हैं, हमको पता लगाना चाहिए। शायद इसलिए कि बाल श्रमिकों का
कोई संगठन नहीं है जो इस समस्या पर विचार कर उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाता। अत्याचार, ज्यादती और शोषण के खिलाफ मुंह खोलने वाले बच्चे को बेरोजगारी का शिकार होकर भिखारी बनने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। इसलिए वे सारा अन्याय, अत्याचार और शोषण सहन करते रहने के लिए विवश रहते हैं। मेरे विचार से इस समस्या का कहीं अंत नज़र नहीं आता। यदि बच्चा एक बार अपराध का शिकार हो जाए तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन एवं सुधार की संभावना नहीं रहती। इसीलिए इस दिशा में किए जा रहे प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 90 करोड़ लोग हैं। इतने मतदाता हैं, उतने मतदाता किसी और प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं हो सकते। छोटे देशों के लिए हर 2-3 साल में चुनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इसके बारे में आज विचार करना चाहिए। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूँ कि 50 साल की संसदीय प्रणाली के बारे में हम कितने सफल हुए हैं, कितने नहीं हुए, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेरा निश्चित मत है कि यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण सही ढंग से हो जाए और संसाधनों का दोहन सही ढंग से होने लग जाए और उससे होने वाली आमदनी का आवंटन सही ढंग से हो जाए तो इस बात की आवश्यकता नहीं होती। हमारे प्रदेश में हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि लोगों के हितों का न केवल संरक्षण किया जाए बल्कि इसके नैसर्गिक साधनों का दोहन करने के साथ ही उसकी आय में वृद्धि हो। मध्य प्रदेश के संबंध में यह विडंबना ही है कि हमारे देश के जितने प्रांत खनिज संसाधनों से संपन्न हैं वही आज गरीब हैं और इस बात को मुझे यहाँ कहने में कोई ऐतराज़ नहीं हो रहा है कि आज की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ठीक नहीं है। उसमें केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे प्रांतों का शोषण किया है जो खनिज संसाधनों से संपन्न हैं। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कोयला मौजूद है, हमारे यहाँ लोहा बहुत है, हमारे यहाँ बॉक्साइट भी है, हमारे यहाँ कॉपर है और भी कई प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि इन खनिजों की रॉयल्टी अरबों रुपए आती है, लेकिन रॉयल्टी कौन तय कर रहा है? हम नहीं, केंद्र सरकार तय कर रही है। वह 3 साल के लिए तय करती है, लेकिन हम देखते हैं कि रॉयल्टी औसतन 6 वर्ष तक तय नहीं हो पाती है, जिसके कारण हजारों रुपए का नुकसान हमारे प्रदेश और हमको उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ साथ उड़ीसा और बिहार को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम भारत सरकार से केवल यही मांग करती हैं कि वह हमारी रॉयल्टी शुल्क 1-2 साल में ना बढ़ाए। जो कीमत उसने तय कर रखी है
वह उसका प्रतिशत तय कर दे। इससे एक फ़ायदा यह होगा कि जितनी कीमत बढ़ेगी उसके साथ साथ हमारी रॉयल्टी भी अपने आप बढ़ा करेगी। हम उससे सहमत हो जाएंगे। मेरी हमेशा कोशिश रही है और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता भी है कि केंद्र सरकार ने पहली बार हमारी कुछ खनिजों के लिए उसकी कीमत से लिंक किया है। लेकिन जिन खनिजों में हमने चाहा था उनमें उन्होंने नहीं किया है। कोयला, बॉक्साइट, लाइम स्टोन में नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसमें भी कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करके बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। ईमानदारी से आपको ट्रांसक्राइब करना है। जो भी मिस्टेक हो रही है आप उसको बिल्कुल काटिए और उसको सुधारिए। अगर आउटलाइन में गलती हो रही है तो आउटलाइन को सुधारिए और वर्तनी में गलती हो रही है तो वर्तनी को आप ठीक करिए। ठीक है, पॉइंट आउट करिए, गलती को इग्नोर मत करिए, गलती को पॉइंट आउट करके उसमें सुधार करिए 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।